तो आइए शुरू करते हैं उपन्यास निर्मला खंड 4। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू छकोड़ी भवानी गुरदीन राम गुलाम एक भी नहीं बोलता, सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। न जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए, अकल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटे राम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकारते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की मुझे आदत तो नहीं, मिठाई खा लूँगा। भाल, फलाहारी न? मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल, है तो यही बात। छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया। छकोड़ी भवानी गुरदीन राम गुलाम, कोई तो बोल। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार मोर तलब दे दिन जाए, ऐसी नौकरी मुझसे न होई। कहाँ लो दोरी, दौड़त दौड़त गोड़ पिराए लागत है। भाल, काम कुछ करो या न करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे, उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी, बोली, कह दिया ना कि हमें वहाँ ब्याह करना मंजूर नहीं। भाल, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का होला करना पड़ता। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों न करूँ? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हज़ार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है? भाल, एक दफ़ा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब का तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हों, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहले ही पंक्ति में पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं, और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था, एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर के नहीं लाख की थी, जो एक ही आंच में पिघल जाती है। कल्याणी के करुणोपादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देकर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने खत इसे दिखाया। इसकी जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी न हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगलों की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलम्ब, दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है, अभी है। जाकर कह दो, हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक समय बात की और अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? भाल, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात तो एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ ना करूँगी। तुम्हारे कारण ही मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गया है। तुम्ही ने तो कहा था
उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचाकर काम निकालना चाहती है। छठी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए हो तो मैं नहीं करने को कहती, तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइंस के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर तुम जैसे खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भाल, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पीठ छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस को पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जो वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे दे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हील हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटपन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सिर है। मैं अब शादी ब्याह के नगीच न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने की और दिखाने वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं? भाल, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है तुम्हारी इस सूझबूझ की? बलैया ले लें? रंगीली, हो बड़े हयादार, बोलते भी नहीं शर्माते। ईमान से कहा, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भाल, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं ही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही है उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भाल, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, इतना ही जितना कोई भलमानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भाल, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहाँ ना होगी। रंगीली, मेरी बला से, जहाँ चाहो करो। क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भाल, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा भी इशारा न करना। भाल, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर, सुडौल, बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा है। वह गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से होंठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आँखें। डील डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रीचेज, टाई, बूट, हैट उस पर खूब फब रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। चाल में जवानी का गरूर था और आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो तुम्हारी ससुराल से खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिलें, और न सही 1 लाख का तो डॉल हो। वहाँ अब क्या रखा है? वकील साहब रहे नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसको काटते हैं? लाख रुपए तो जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक जरूर रुपए की सूरत नज़र न आएगी। फिर 100-200 रुपये महीने कमा लूँगा। 5-6 तक पहुँचते पहुँचते उम्र की 3 भाग बीत जाएगी। रुपए जमा करने की नौबत ना आएगी। दुनिया का कुछ मज़ा न उठा सकूँगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो, या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिससे एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसे ही मिले। भुवन, धन सारे एबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाए तो भी चूँ न करूँगा। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला,
लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का ठिकाना नहीं, इसके सिवा लोग हंसें और कोई नतीजा ना निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उससे गरीबों के ही यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप भी रह, आया है वहाँ से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के धन्ना सेठ हो, कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए, बड़े हैसियत वाले हो। यह कहकर रंगीली वहाँ से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दें, पर उनका कहीं पता न था। उपन्यास निर्मला का आगे का भाग खंड 5 में।